हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हम लोग नाउन्स पढ़ रहे थे और नाउन्स में हम जो अगला बिंदु पढ़ने वाले हैं वो है नाउन के केसेस। आप रीड लेवल पे अगर आप देखें तो आप इसको सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं फॉर्म या यूँ कहें कि रूप। अब नाउन्स जो हैं वो अकेले थकेले पड़े रहने के लिए नहीं बने हैं ना, वो सेंटेंसेस में आने के लिए बने हैं, है ना। और अगर वो सेंटेंसेस में आने के लिए बने हैं तो इसका मतलब वो किसी ना किसी रूप में आएंगे। और वो किस रूप में आएंगे उसको हम उन रूपों को, उन फॉर्म्स को, उन केसेस को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ओके, वो तीन भाग कौन कौन से हैं? पहले को अपन नाम दे सकते हैं सब्जेक्ट केस। इसको आप नॉमिनेटिव भी बोल सकते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट पे मैं आपको ले जाना नहीं चाह रहा, लेकिन हाँ नॉमिनेटिव बोल सकते हैं। सब्जेक्ट केस इसका इजी नाम है। तो आप इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना चाहें तो जब नाउन क्या हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। ओके, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो अगर नाउन हो तो वो सब्जेक्ट केस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से भूमि इज माई कजिन, भूमि मेरी कजिन है, तो भूमि सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। और जिसके बारे में बात चल रही है, भूमि के बारे में बात चल रही है, तो सब्जेक्ट है अगर भूमि, और भूमि नाउन है बिकॉज नाम है ये, तो ये कौन सा केस होगा बच्चों? सब्जेक्ट केस होगा। विच केस? सब्जेक्ट केस। ओके, मैंगोज आर वेरी एक्सपेंसिव, मैंगोज बहुत ही महंगे हैं। तो मैंगोज के बारे में बात चल रही है, मैंगो नाउन है और यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्ट है, तो ये कौन सा केस होगा? सब्जेक्ट केस होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि केसेस में सब्जेक्ट केस को पहचानना कंपैरेटिवली इजी है। इतना इजी ऑब्जेक्ट केस को पहचानना नहीं रहेगा जितना कि सब्जेक्ट केस को होता है। बिकॉज सब्जेक्ट केस में तो सिंपल सा फंडा है कि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब से पहले आ जाता है ना। जैसे यहाँ पे वर्ब इज है, यहाँ पे आर है, इसके पहले आ रहा है, तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। हालांकि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये उल्टा भी हो जाएगा, वहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। लेकिन जनरली हमें पता लग जाता है कि किसके बारे में बात चल रही है। तो सब्जेक्ट केस जो है से हम नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर जो आता है वो आता है बच्चों किसका? ऑब्जेक्ट केस का। और याद रखना है इसे ऑब्जेक्टिव केस नहीं बोलना है आपको, ऑब्जेक्ट केस बोलना है। तो जब सेंटेंस जो है उसमें नाउन क्या बन के आए? ऑब्जेक्ट बन के आए। और थोड़ा सा ध्यान देना, ऑब्जेक्ट होता क्या एक्चुअली? देखो, सब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म किए गए एक्शन से जो प्रभावित होता है या अफेक्टेड होता है, सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है उस एक्शन से जो प्रभावित होता है, जिस पर वो एक्शन होता है, वो एक्चुअली क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं कि वर्ब के पहले आने वाले वर्ड सब्जेक्ट होते हैं, वैसे हम नहीं बोल सकते कि वर्ब के बाद आने वाले वर्ड ऑब्जेक्ट ही होंगे, है ना। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग जिनकी ग्रामर अच्छी होगी उनको ये बातें शायद बहुत ही बेसिक लग रही होगी, बट आई थिंक कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है, शायद ये उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट केस जो है ठीक वैसे नहीं होता जैसे कि सब्जेक्ट केस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि आई कॉल्ड रवि, आई कॉल्ड रवि या आई फोन्ड रवि, तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है, और इस वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन है? आई। और आई जो है वो वर्ब किस पे परफॉर्म कर रहा है या किस इस वर्ब के परफॉर्म करने से कौन प्रभावित हो रहा है? रवि। तो रवि यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका हमारे पास होना चाहिए, है ना। हमारे पास ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या होना चाहिए? मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ जो दोनों आपकी हेल्प करेंगे। एक तरीका तो ये है कि वर्ब के बाद आने वाले वर्ड्स, यदि आपको व्हाट या होम का आंसर देने वाले वर्ड, व्हाट का मतलब क्या और होम का मतलब किसको, पर ये सिर्फ इतना याद करने से काम नहीं चलेगा। आपको ये भी याद रखना है कि आप ये क्वेश्चन जब पूछोगे तो व्हाट आपको पूछना है किसके लिए? सिर्फ नॉन लिविंग के लिए। अगर नॉन लिविंग दे रखा है तो आप व्हाट पूछोगे। होम आप किसके लिए पूछोगे? लिविंग के लिए, यानी कि निर्जीव और ये सजीव। लिविंग माने सजीव।
ना फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पूछूं कि आई कॉल्ड रवि, निर्जीव है सजीव है? सजीव है। आई कॉल्ड whom, मैंने किसको कॉल किया? तो आई कॉल्ड रवि। तो ऑब्जेक्ट्स का हो जाएगा ये, क्योंकि आंसर आ रहा है whom का। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आई लाइक मैंगोज, तो मैंगोज यहाँ पर वर्ब के बाद आ रहा है, नॉन लिविंग है, तो क्वेश्चन क्या पूछना है अपन को? व्हाट। आई लाइक व्हाट? आई लाइक मैंगोज। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक तो मामला सही है कि जब एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, हम सिंपल तरीके से व्हाट या होम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें आंसर मिल रहा है सही तो वो ऑब्जेक्ट है, नहीं मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी हमने देखा नहीं है ना कि नहीं आंसर कहाँ मिल रहा है, अभी हम देखेंगे। तो इसको आप ध्यान देना थोड़ा सा, मैं आपको इस तरीके को अच्छे से प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आपको ऑब्जेक्ट को पहचानने में दिक्कत ना आए कभी भी ना। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें कि आई कॉल्ड, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? रवि लिखा था, यस। आई कॉल्ड रवि, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? अ फूल। आई कॉल्ड रवि अ फूल। अब यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट। कॉल्ड क्या है? वर्ब। अच्छा, अब हमारे पास दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, हम इनको नंबर दे देते हैं 1 and 2। आई कॉल्ड रवि अ फूल। अब देखो रवि क्या है? लिविंग है, नॉन लिविंग है? आंसर होगा लिविंग। तो हम क्या करेंगे? आई कॉल्ड whom, मैंने किसको फूल कहा? तो मैंने रवि को फूल कहा, तो आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मैंने पूछा कि आई कॉल्ड रवि व्हाट, मैंने रवि को क्या कहा, तो आंसर मिल जाएगा, मैंने रवि को फूल कहा। लेकिन हमने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया। फूल जो है वो हम किसको बोलते हैं बच्चों? ईंट, भाटे, पत्थर को, चारपाई को, मोबाइल फोन को किसको बोलते हैं? नहीं, हम फूल बोलते हैं लिविंग बीइंग को। तो हम फूल को यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? क्या मानेंगे? लिविंग ही करेंगे। और लिविंग मानेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे फिर? whom पूछेंगे। तो आई कॉल्ड रवि whom, मैंने रवि को किसको कहा? मैंने रवि को किसको कहा का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है इसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या ये? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट जो है ये बना किससे है बच्चों? कंप्लीट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्लीट शब्द से बना है। और अगर कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट शब्द से बना है तो करता क्या है? ये करता क्या है? कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा कि he is a teacher, he is a teacher। तो अब मैं he is a teacher को इसको हटा दूं अगर a teacher को, तो he is क्या? he is क्या मतलब अधूरा रह जाएगा ये अपने आप में, है ना। हालांकि कुछ जगह पे आपको मिलेगा कि सिर्फ he is कभी कभी सही भी हो सकता है। he is मीन्स हम गॉड के लिए बोल रहे हैं कि वो है, लेकिन नहीं, आप इसको नहीं मानेंगे कि he is जो है इसका कोई मीनिंग नहीं है। she is tired, she is what, अगर इसको हटा दें तो कोई मीनिंग नहीं है ना। इस तरह से अगर आप देखोगे या she is tired की जगह पे she is beautiful हटा दें तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो इनके बिना मीनिंग नहीं रहेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉम्प्लीमेंट को पहचानेंगे कैसे हम? सर आपने तो बता दिया 1 2 1 2 करके और वो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ के, लेकिन और कोई आसान तरीका है इसका? तो यस, इसका आसान तरीका है। आप वर्ब के बाद आने वाले वर्ड्स को नंबर दे दीजिए। क्या दे दीजिए? नंबर। जितने वर्ड आ रहे हैं उतने नंबर दे दो। कितने वर्ड आ रहे हैं? 1। कितने वर्ड आ रहे हैं? 1। आगे और वर्ड नहीं आ रहा तो और नंबर नहीं देंगे। जितना नंबर दिया है हमने, 1 नंबर दिया है तो 1 क्वेश्चन, 2 नंबर दिए हैं तो 2 क्वेश्चन पूछने हैं हमें। ध्यान से समझना है इसको। 1 क्वेश्चन पूछना है हमें किसके लिए? यहां पे आना है। क्या टीचर ही है? क्या टीचर ही है? उत्तर आया हाँ, टीचर ही तो है, और कौन है? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछते ही हाँ उत्तर आ जाए तो मान लेना कि ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट।
क्या टायर्ड शी है, यस कॉम्प्लीमेंट। क्या ब्यूटीफुल शी है, यस कॉम्प्लीमेंट। और जो ये हाँ उत्तर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए पूछा तो आ रहा है ना, ही सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, हाँ उत्तर आ रहा है। अगर ये उत्तर सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, सी एस। और यही उत्तर अगर ऑब्जेक्ट के लिए आ जाए तो फिर वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। उदाहरण के लिए ये दो वर्ड्स हैं, इसको अपन समझ लेते हैं। ये दो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, रवि और फूल। मैं आई एम नॉट श्योर कि ये पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर भी ये रवि है और ये फूल है। रवि के लिए क्वेश्चन पूछा हमने 1 नंबर 2 नंबर, रवि के लिए क्वेश्चन पूछा क्या रवि आई है, इस सेंटेंस में आई रवि है क्या, नहीं है, मतलब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि नहीं है। अच्छा, इस सेंटेंस में क्या फूल आई है, मैं फूल हूं, नहीं। क्या इस सेंटेंस में फूल रवि है, यस रवि तो फूल है, रवि को फूल बोल रहे हैं, यस उत्तर आते ही क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट। और ये यस उत्तर किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए, तो आपका उत्तर होगा ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए बोला यस हमने, फूल रवि है, हाँ, तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि आई फाउंड द बॉय डेड, आई फाउंड द बॉय डेड, आई क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, दो वर्ड आगे, पहला वर्ड कौन सा है, द बॉय, दूसरा वर्ड कौन सा है, डेड। 1 नंबर के लिए एक क्वेश्चन पूछना है, क्या द बॉय मैं हूं, मैं बॉय हूं, इस सेंटेंस में मैं और बॉय अलग अलग हैं, और ना उत्तर आते क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या डेड मैं हूं, नहीं। क्या डेड बॉय है, हाँ, मैंने बॉय को डेड पाया, बॉय को मरा हुआ पाया, तो मरा हुआ कौन है, बॉय, इसका मतलब यस उत्तर आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उत्तर किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है। ओके, एक लास्ट और देख लो, वी पेंटेड द हाउस रेड, सब्जेक्ट, वर्ब, 1 नंबर 2 नंबर। बुक में नहीं मिलेगा किसी में, और बहुत सारे ग्रामेरियंस जो होंगे, बहुत सारे बुक्स को फॉलो करने वाले लोग जो होंगे, वो शायद हंस भी रहे होंगे और उसकी बुराई भी करेंगे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कॉन्सेप्ट, है ना। तो द हाउस जो है, क्या वो वी है, नहीं, वी अलग है, हाउस अलग है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अच्छा, रेड हम है क्या, नहीं है। अच्छा, रेड हाउस है क्या, यस, रेड हाउस को ही तो किया हमने, तो इसका मतलब ये क्या हो, कॉम्प्लीमेंट। ये हाँ उत्तर किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट के लिए आया, हाउस के लिए आया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर कर सकते हैं। अच्छा, एक अपन ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें दोनों ही क्या हो, लेट्स सी, शी गिफ्टेड अस pencils, she gifted us pencils, she subject, gifted verb, 2 वर्ड आगे, 1 नंबर 2 नंबर। क्या अस शी है, क्या हम शी है, नहीं, शी अलग है, हम अलग हैं, ऑब्जेक्ट। क्या पेंसिल्स हम हैं, नहीं, पेंसिल्स तो निर्जीव है, हम सजीव हैं। क्या पेंसिल्स अस हैं, नहीं, दोनों में नहीं उत्तर आ रहे, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और अब अगर आप वो व्हाट और हुम वाला फॉर्मूला अपनाना चाहेंगे तो वो भी यहाँ पे लागू हो जाएगा। कैसे, व्हाट हुम, ये क्या है, हुम, सजीव है ना ये, शी गिफ्टेड हुम, उसने किसको पेंसिल्स दी, उसने हमें, हुम का आंसर मिल गया, पेंसिल निर्जीव है, व्हाट, शी गिफ्टेड अस व्हाट, उसने हमें क्या दिया, पेंसिल्स। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट को भी पहचान सकते हैं, पहली बात। और आखिरी बात इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूं ऑब्जेक्ट केस में, वो क्या है कि यदि हमें किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हों, कितने, 2 ऑब्जेक्ट्स, तो याद रखना उनमें से एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, अब मैं आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन कौन से होते हैं, बहुत शॉर्ट में और बहुत ही इजी तरीके से। नाउ सी, इफ आई से, ये एग्जांपल ले लेता हूं मैं, शी गिफ्टेड अस पेंसिल्स, उसने हमें पेंसिल्स दी। नीचे वाले सेंटेंस से हमें पता है कि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। अब जब 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो याद रखना हम कैसे डिटरमिन करेंगे, 2 तरीके हैं इसके, एक तो किताबों वाला तरीका और एक देसी तरीका। किताबों वाला तरीका तो ये है कि आप इस सेंटेंस के मीनिंग को समझिए और ये जानने की कोशिश करिए कि डायरेक्टली एक्शन किस पे परफॉर्म किया गया होगा।
आप इमेजिन करिए कि जब शी ने हमें पेंसिल्स दी होंगी तो क्या उसने हमें अस को उठाया होगा और पेंसिल्स के ऊपर फेंक दिया होगा, ऐसा हुआ होगा? या फिर शी ने पेंसिल्स उठाई होंगी और पेंसिल उठा के हमें दी होंगी। तो आप गैस कर सकते हैं इजीली कि उसने पेंसिल्स उठाई होंगी और उठा के हमें दी होंगी। तो पेंसिल्स पे डायरेक्टली काम हुआ है, जिस पर डायरेक्टली काम हुआ है वो डायरेक्ट, और इस पर इनडायरेक्टली काम हुआ है वो इनडायरेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, देसी तरीके की बात करें अगर अपन, तो देसी तरीका तो ये है बच्चों, रीट में बहुत काम आ सकता है आपके, कि जो सजीव होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं और जो निर्जीव होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। लेकिन याद रखना ये तब लागू होगा नियम जब दो ऑब्जेक्ट होंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, कुछ एक केसेस में इसके अपवाद भी हैं। देसी तरीका होगा तो देसी तरीके के अपवाद भी होंगे, क्योंकि देसी तरीका जो होता है वो चीज़ों को इजी बनाने के लिए यूज किया जाता है और उसके अपवाद भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बोल सकता है कि शी गिफ्टेड अस पपीज, उसने हमें पपीज दिए, पिल्ले गिफ्ट किए। तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये सजीव है, फिर भी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, बिकॉज पिल्लों को उठा के लाया गया होगा। तो दोनों चीजें आप, लेकिन हाँ, ज्यादातर केसेस में आप ये बोल सकते हो कि सजीव होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और निर्जीव होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बट देसी तरीका है, यू कैन नेवर नो कब इसका अपवाद आ जाए। आपको ये आइडिया भी होना चाहिए कि डायरेक्टली काम किस पे हुआ है और इनडायरेक्टली काम किस पे हुआ है। ओके, तो ये बात थी आपके ऑब्जेक्ट केस की, किसकी? ऑब्जेक्ट केस की। और तीसरा और आखिरी जो केस है वो है बच्चों पजेसिव केस। कौन सा केस? पजेसिव केस। पजेसिव केस जो होता है वो, अगर अपन बात करें क्या करता है, तो वो संबंध या अधिकार शो करता है। संबंध या अधिकार शो करता है ना, कि किसी चीज का दूसरी चीज से संबंध क्या है। पजेसिव वर्ड आपने सुना ही होगा, हम लोगों के लिए भी यूज करते हैं कि वो फला फला बहुत ही पजेसिव है, बहुत ज्यादा अधिकार शो करता है, वहां नहीं जाना, उधर उससे बात नहीं करनी, उस पर फोन क्यों कर लिया, है ना, जो ज्यादा अधिकार शो करता है ना। नाउन्स को पजेसिव केस में कैसे बनाना है हमें? नाउन्स का अपना कोई पजेसिव केस नहीं होता। ओके, तो नाउन्स को पजेसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उनके आगे क्या लगाना पड़ता है? अपोस्ट्रोफी प्लस एस का यूज करना पड़ता है ना। हम अपोस्ट्रोफी प्लस एस यूज करते हैं तो नाउन्स क्या बन जाते हैं बच्चों? पजेसिव केस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से राम्स बैग, सीताज बुक। यहां पर राम का संबंध बैग से क्या है इससे पता लगा, सीता का संबंध बुक से क्या है इससे पता लगा, अपोस्ट्रोफी एस से। ये तो सिंपल बात होगी। अगर अपन बात करें कि इसके कुछ अपवाद हैं क्या, तो यस, अपवाद ये है कि हम नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, है ना, नॉन लिविंग के साथ जनरली हम लोग अपोस्ट्रोफी प्लस एस यूज नहीं करते। नॉन लिविंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते, याद रखना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि माई टेबल्स लेग्स, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों? गलत होगा, क्योंकि मैंने निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी टेबल की टांगे हो ही नहीं सकती। हो सकती है, टेबल की टांगे होती है, तो कैसे होंगी फिर? द लेग्स ऑफ माई टेबल, इसको उल्टा करके ऑफ लगा देंगे बीच में। ओके, तो ये तो हो गया कि नॉन लिविंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं। बट अंग्रेजी इतनी आसान होती, सिर्फ एक ही बट होता हर जगह पे, तो फिर दिक्कत ही क्या थी? बट के अंदर भी बट है। आप याद रखना कि टाइम और मेजरमेंट, टाइम और मेजरमेंट यानी कि समय और नापतोल बताने वाले वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफी जो ऊपर कॉमा लगता है प्लस एस का यूज हो सकता है। मतलब ऐसा कोई शब्द जो निर्जीव हो, लेकिन क्या बता रहा हो आपको? समय बता रहा हो या फिर कोई नापतोल बता रहा हो, तो उसके साथ आप लोग अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अ ईयर्स टाइम, समय बताने वाला शब्द है। ओके, फॉर एग्जाम्पल,
अ माइल्स डिस्टेंस, 1 मील की दूरी पर। मेजरमेंट नाप तोल बताने वाला शब्द है, समय बताने वाला शब्द, नाप तोल बताने वाला शब्द कोई भी हो, डे, मंथ, ईयर, किलोमीटर, माइल, मील, मीटर, है ना, ये सब जो वर्ड है ये नाप तोल या समय बताने वाले वर्ड है, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगा सकते हैं। आखिरी बात जो केसेस में आती है पॉजेसिव केस में खासकर, वो ये है कि हर बार पॉजेसिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाना ही जरूरी है, या सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाने से भी काम चल सकता है, या ऐसी कोई कंडीशन है कि हमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना पड़े और सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही लगाना पड़े। तो देखो बच्चों, इसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो किताबों में दे रखी हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो सारी बातें यहाँ पर इस बोर्ड पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको आपके काम की बातें बता रहा हूँ जो रीट में काम आएंगी आपकी, और यहाँ तक कि अगर आप या एसएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी काम आ जाएंगी, है ना। और फर्स्ट ग्रेड में भी अगर ग्रामर की बात करें तो वहां भी काम आएंगे आपको। ओके, अपोस्ट्रोफी एस या केवल एस, मैं आपको 3 एग्जांपल लिख के दे रहा हूं, उनसे आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इफ आई से शेक्सपियर्स वर्क्स, दूसरा सेंटेंस है मेरा कीट्स वर्क्स, और तीसरा सेंटेंस है मेरा कीट्स स्टाइल। इन तीनों एक्सप्रेशंस को, सेंटेंस नहीं है ये, इन तीनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस जो है उसके पहले क्या आ रहा है, र की साउंड आ रही है। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाद में क्या आ रही है, व, यहाँ पे स, यहाँ पर व, यहाँ पर स, यहाँ पर भी स। इसकी खुद की आवाज भी क्या है, स की, खुद की आवाज स की, खुद की आवाज स की। नाउ आप सिंपल सा फंडा याद रखना कि अगर आपको तीनों साउंड स हो जाए तो बोलने में क्या होगा, इनकन्वीनियंस होगी, किड्स स्टाइल, ऐसा लगेगा संस्कृत बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एस का प्रयोग नहीं करना है, हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। सेकंड कंडीशन है, आपको 2 स दे रखे हैं लेकिन एक व दे रखा है, तो आप थोड़ा सा इनकन्वीनियंट जरूर होंगे लेकिन बोल पाएंगे, किड्स वर्क्स। ऐसी स्थिति में ऐसा कहा गया है कि ऑप्शनल होता है, कि आप लगाएं तो भी सही है, नहीं लगाएं तो भी सही है, बट अच्छा रहेगा कि इसको लगाया जाए, मतलब अपोस्ट्रोफी को भी लगाया जाए और एस को भी लगाया जाए। और ये तो बिल्कुल नॉर्मल है ही है, जहां पर सिर्फ स की साउंड आ रही हो, आगे पीछे स की साउंड कोई नहीं हो, वहां तो आपको नॉर्मली इसको लगाना ही लगाना है। ओके, तो एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पे बेहतर होगा, जहां पे इसको लगाना गलत होगा, ना लगाना बेहतर होगा। ओके, तो ये बात थी आपके किसकी, पॉजेसिव केस की। और इसी के साथ हमारे नाउन के क्या होते हैं, केसेस खत्म होते हैं। अब हमारा जो आखिरी चीज बचती है वो बचती है नाउन का नंबर, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे।